पेड़ की टहनियों पर झूलता हुआ ससुराल। गांव का एक बेहद साधारण और कच्चा घर। घर की हालत खस्ता है। आंगन में 3 नई बहुएं समायरा, नैना और तान्या बैठी हैं। उनके पास पुरानी साड़ियां, फटे हुए कट्टे और सूखी घास का ढेर लगा है। घर में सोने के लिए पलंग नहीं है, इसलिए वे जुगाड़ कर रही हैं। हाय राम, नई नई बहुएं घर आई हैं और सोने के लिए एक ढंग की खाट तक नहीं है। समधी जी क्या सोचेंगे कि बेटी को कहाँ ब्याह दिया। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? खाट नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है ना। देखिए, ये पुरानी साड़ियाँ और ये सूखी घास। आज रात हम ऐसा दद्दा बनाएंगे कि राजा महाराजा भी क्या सोते होंगे। ओहो, इस घास से मेरी नाक में खुजली हो रही है, पर क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। वैसे समायरा दीदी, इसे हर्बल मैट्रेस बोल सकते हैं ना? ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली। हाँ, हर्बल मैट्रेस। बस उम्मीद करो कि रात को इसमें से कोई हर्बल कीड़ा निकलकर हमें काटे ना। चलो, बातें कम करो और हाथ जल्दी चलाओ। सूरज ढलने से पहले 5 गद्दे तैयार करने हैं। उफ, तुम लोग कितनी मेहनत करती हो। मुझसे तो ये धूल मिट्टी बर्दाश्त ही नहीं होती। थैंक गॉड मैंने बचपन में बहुत सारे पेड़ लगाए थे। कम से कम वो तो बिना मेहनत के बड़े हो गए। अरे मेरी लाडो, तूने पेड़ लगाए तभी तो आज हमारे आंगन में छांव है। पर बेटा, अपनी भाभीयों की थोड़ी मदद तो कर दे। पापा, मैं सुपरवाइजर हूँ। मैं देख रही हूँ कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। वैसे नैना भाभी, वो कोना ठीक से सिला नहीं है, चुभेगा रात को। हाँ मेरी महारानी, लाइए आप ही सिल दीजिए। सुपरवाइजर साहिबा, अगर रात को गद्दा चाहिए तो कैंची पकड़ा दीजिए। हंसी मजाक के बीच बहुओं ने मिलकर पुराने कपड़ों और घास से बेहतरीन गद्दे तैयार कर लिए। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार था। तभी गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। ताऊ जी अपने वकील श्रीवास्तव के साथ उतरते हैं। महेंद्र ताऊ जी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए, चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए घर में घुसते हैं। उनके पीछे वकील श्रीवास्तव फाइलों का ढेर लिए खड़ा है। राघवेंद्र उन्हें देखकर गदगद हो जाते हैं। अरे राघवेंद्र, मेरे भाई, कितने साल हो गए तुझे देखे। सुना है घर की हालत थोड़ी तंग है, तो सोचा अपने छोटे भाई से मिलाऊं। और देख, साथ में शहर के बड़े वकील श्रीवास्तव जी को भी लाया हूं। भैया, आप आए, हमारे तो भाग खुल गए। वकील साहब नमस्ते। कावेरी, बहुओं जल्दी आओ, ताऊ जी आए हैं। इनके लिए वो नया वाला घास का गद्दा बिछाओ। नमस्ते। देखिए राघवेंद्र जी, हमारे पास समय कम है। महेंद्र जी ने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार एक नई गरीब कल्याण योजना के तहत लोन दे रही है। बस इस फॉर्म पर अंगूठा लगा दीजिए। लोन? लेकिन हम चुकाएंगे कैसे? अरे पगली, ये चुकाने वाला लोन नहीं है, ये सब्सिडी है। सरकार मुफ्त में पैसा दे रही है। बस जमीन के कागज दिखाने पड़ते हैं कि तुम यहाँ के निवासी हो। ताऊ जी, कागज दीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। अरे बहू, ये कानूनी भाषा है, लीगल टर्म्स। तुम क्या समझोगी? इसमें लिखा है कि राघवेंद्र जी इस संपत्ति के केयर टेकर हैं। बस एक औपचारिकता है। राघवेंद्र, देख रहा है, तेरी बहुएं मुझ पर शक कर रही हैं। मैं तेरा सगा भाई, क्या तेरा बुरा चाहूंगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी चला जाता हूं। समायरा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। भैया, मेरे पिता समान हैं। उनकी आंखों में आंसू ला दिए तुमने। लाओ भैया, कहाँ लगाना है अंगूठा? मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। राघवेंद्र ने भावुक होकर बिना पढ़े कागजों पर अंगूठा लगा दिया। वकील और महेंद्र ने एक दूसरे को देखकर कुटिल मुस्कान दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर के बाहर शोर मचने लगा। ताऊ जी के साथ 4 लठैत और वकील श्रीवास्तव खड़े थे। ओ राघवेंद्र, चल अब बहुत हो गई मेहमान नवाजी, खाली करिए घर। भैया, ये सुबह सुबह मजाक कैसा? ये मजाक नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। कल तुमने गिफ्ट डीड पर साइन किए थे। अब ये घर और जमीन महेंद्र जी के नाम है। तुम्हारे पास खाली करने के लिए 10 मिनट हैं।
ये धोखा है। आपने बाबूजी के भोलेपन का फायदा उठाया। हम सरपंच जी के पास जाएंगे। जाओ, शौक से जाओ। सरपंच क्या, भगवान भी अब तुम्हारी नहीं सुनेगा। परिवार हड़बड़ाकर सरपंच रामदीन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां ताऊ जी पहले से ही अपनी गाड़ी में बैठे चाय पी रहे थे। सरपंच जी, मेरे भाई ने धोखे से घर लिखवा लिया, न्याय कीजिए। देखो राघवेंद्र, कागज बोल रहे हैं कि तुमने अपनी मर्जी से घर दिया है। कानून के आगे मैं क्या कर सकता हूं? और महेंद्र जी शहर के बड़े आदमी हैं, इनसे बैर लेना गांव के लिए ठीक नहीं। कावेरी, ये ले थोड़ा पानी और सूखा आटा, बच्चों को भूख लगी होगी। ऐ बुढ़िया, अगर तूने इनकी मदद की तो तेरा घर भी नीलाम करवा दूंगा। याद रख, पूरे गांव में जो भी इनको पानी भी पिलाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। बिमला काकी डर के मारे पीछे हट गई। पूरा गांव तमाशबीन बना खड़ा था। ताऊ जी ने सिर्फ घर नहीं छीना था, उन्होंने गांव से उनका वजूद मिटा दिया था। सबके सब मिले हुए हैं। पापा, ये कैसी दुनिया है? रो मत ईशा, जहाँ इंसाफ नहीं वहाँ रहना भी नहीं। चलो बाबूजी, अब ये गांव हमारा नहीं रहा। दोपहर हो चुकी थी। अपमानित और थका हुआ परिवार गांव की सीमा पार कर चुका था। बाबूजी, अब और नहीं चला जाता। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। ताऊ जी ने तो हमारे लिए पानी तक नहीं छोड़ा। माफ करना बच्चों, भाई के प्यार में मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम सबका जीवन नर्क बना दिया। बाबूजी, आत्मग्लानि से कुछ नहीं होगा। हमें अब खुद अपनी दुनिया बनानी होगी। सामने वो जंगल दिख रहा है, वहाँ कोई वकील, कोई सरपंच नहीं आएगा। वहाँ का कानून प्रकृति चलाती है। जंगल? अरे हाँ पापा, याद है बचपन में मैं दादाजी के साथ वहां जाती थी। मैंने वहां बरगद और पीपल के बहुत सारे पेड़ लगाए थे। वो ईशा का जंगल है, चलो वहां चलते हैं। लो, अब हमारी ननद जी का प्राइवेट फॉरेस्ट ही सहारा है। चलो भाई, देखते हैं तुम्हारी हरियाली। परिवार जंगल में पहुंचता है। वहां सचमुच बहुत बड़े और पुराने पेड़ थे। माहौल शांत लेकिन डरावना था। शाम ढल रही थी और जंगल के जानवरों की आवाजें आने लगी थी। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। अगर कोई शेर चीता आ गया तो हम जमीन पर कैसे सोएंगे? अचानक जोर से आवाज आती है, फुफकारने की। सांप, सांप, मम्मी बचाओ! ईशा एक झाड़ी के पास से कूदकर दूर भागती है। एक बड़ा सा काला सांप रेंगता हुआ निकल जाता है। पूरा परिवार सहम जाता है। सब पीछे हटो, यहाँ जमीन पर सोना खतरे से खाली नहीं है। कीड़े, सांप, जानवर, कुछ भी हो सकता है। जमीन पर खतरा है तो हम जमीन पर सोएंगे ही नहीं। तो क्या हवा में लटकेंगे? हमारे पास जादू की कालीन नहीं है दीदी। जादू की कालीन नहीं, पर मजबूत रस्सियां और साड़ियां तो हैं। देखो, इन पेड़ों की टहनियां कितनी मोटी और मजबूत हैं। हम अपना बिस्तर वहां ऊपर लगाएंगे। समायरा का आइडिया सुनकर सबको अचरज हुआ, लेकिन जान बचाने का यही एक रास्ता था। बहुओं ने तुरंत मोर्चा संभाला। ठीक है तानिया, वो रस्सियां निकाल। अर्जुन भैया, आप और कबीर वो मोटी लकड़ियां तोड़कर लाओ। हम एक बड़ा झूला बनाएंगे। पर ये टिकेगा? ये बरगद का पेड़ है बहू। इसकी जड़ें और डालियां लोहे जैसी होती हैं। डरो मत। शाम से रात होने तक परिवार ने मिलकर काम किया। 2 मोटी डालियों के बीच रस्सियां बांधी गई, उन पर लकड़ी के फट्टे रखे गए और फिर बहुओं ने अपने बनाए हुए गद्दे बिछा दिए। हे भगवान, अगर मैं सोते हुए करवट लूं और नीचे गिर गई तो सुबह मेरा आमलेट बन जाएगा। चिंता मत कर छोटी, हमने चारों तरफ साड़ी का घेरा बना दिया है, तो गिरेगी नहीं, बस झूलती रहेगी। उस रात वो सब पेड़ की टहनी पर बने उस मचान पर सोए। हवा से वो मचान धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई पालना झुला रहा हो। नीचे सियार और जानवरों के चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वे ऊपर सुरक्षित थे। सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाहट से सबकी आंख खुली। ऊपर से जंगल का नजारा बेहद खूबसूरत था। अरे वाह, यहाँ ऊपर तो बड़ी ठंडी हवा है और देखो, मच्छर भी नहीं है। लेकिन माँ जी, एक ही डाल पर हम सब नहीं रह सकते। बहुत विडंभार है। हमें अपना घर बड़ा करना होगा। आइडिया! क्यों ना हम अलग अलग डालियों पर अलग अलग कमरे बना लें और एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए
रस्सियों का पुल बना दे। वाह, मतलब पूरा टार्जन विला बनाने का प्लान है। चलो मैं तैयार हूँ। कम से कम ताऊ जी यहाँ आकर कब्जा तो नहीं कर पाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में जंगल का नजारा बदल गया। बहुओं और बेटों ने मिलकर अद्भुत कारीगरी दिखाई। बांस और लकड़ी के पट्टे जोड़कर मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए गए। रंग बिरंगी पुरानी साड़ियों को रस्सियों पर लपेटकर सजावट की गई। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए झूलते हुए पुल बनाए गए। बारिश से बचने के लिए ऊपर बड़े बड़े पत्तों और प्लास्टिक की चादरों की छत बनाई गई। ईशा एक झूले पर बैठकर सेल्फी लेने की एक्टिंग करते हुए, OMG, ये तो किसी फेरी टेल जैसा लग रहा है। हमारा घर तो सच में स्विंगिंग पैलेस बन गया। ये सब मेरी शेरनी बहुओं का कमाल है। शहर के इंजीनियर भी ऐसा घर नहीं बना सकते। परिवार ने जंगल से शहद, गोंद और मौसमी फल इकट्ठा करना शुरू किया। बेटे शहर जाकर बाजार में ये सब बेचते और राशन लाते। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक दिन दोपहर में जब सब अपने झूलते हुए घर में आराम कर रहे थे, तभी नीचे कुछ हलचल हुई। 3 आदमी बंदूक लेकर दबे पांव आ रहे थे। वे शिकारी थे। उस्ताद, आज वो हिरन यहीं दिखा था। मोटा माल है, खाल अच्छी कीमत में बिकेगी। दीदी देखो नीचे, वो लोग शिकारी हैं। ये हमारे जंगल में खून खराबा करने आए हैं। ईशा, तेरे पास वो गुलेल है ना? हमेशा। मेरा निशाना तो आपको पता ही है। ठीक है। तानिया, तुम मिर्ची पाउडर की पोटली तैयार रख। अर्जुन, कबीर, तुम लोग जाल लेकर दूसरी तरफ जाओ। जैसे ही शिकारी निशाना लगाने वाले थे, ऊपर से ईशा ने गुलेल से पत्थर मारा, जो सीधे शिकारी के हाथ पर लगा। ठक! आउच! किसने मारा? ऊपर देख, भूत! पेड़ पर भूत हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझते, तान्या ने ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर उनकी आंखों में झोंक दिया। शिकारी चिल्लाने लगे। तभी अर्जुन और कबीर ने ऊपर से जाल फेंका और उन्हें फंसा लिया। वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। हम महीनों से इन शिकारियों की तलाश में थे। आपने जंगल और जानवरों को बचाया है। सरकार की तरफ से आपको इनाम मिलेगा। साहब, ये जंगल अब हमारा घर है। इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। वक्त बीतता गया। परिवार की बहादुरी और उनके अनोखे घर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। शहर के एक अच्छे परिवार ने ईशा के लिए रिश्ता भेजा। लड़का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, जिसे ईशा का प्रकृति प्रेम भा गया। शादी का दिन आया। जंगल को फूलों और दियों से सजाया गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर टिमटिमाते दिए जुगनू जैसे लग रहे थे। बाराती जंगल के रास्ते से आ रहे थे। ये कहाँ ले आए? जंगल में शादी? यहाँ क्या बंदरों की दावत है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मेरे नए कोट पर कोई चिड़िया बीट ना कर दे। फूफा जी, सामने देखिए। जैसे ही बारात नजदीक पहुंची, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विशाल पेड़ों पर रोशनी से जगमगाता हुआ झूलता ससुराल किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। लकड़ी की सीढ़ियों पर फूलों की बेलें लिपटी थी। मेहमानों के बैठने के लिए टहनियों पर मखमली गद्दे वाले झूले लटके थे। ईशा दुल्हन के जोड़े में ऊपर एक सजे हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर, स्वागत है आप सबका। कृपया जूते नीचे उतारें और रस्सियों को पकड़कर ऊपर आएं। यहाँ धरती के नियम नहीं, हवा के नियम चलते हैं। अरे भाई, वाह, क्या हवा है! ऐसा लग रहा है बादलों में बैठे हैं। वेटर, जरा जूस लाना। फूफा जी, जूस अभी टोकरी में नीचे आएगा। यहाँ रोप वे सर्विस है। बाराती खुश हो गए। किसी ने ऐसी शादी नहीं देखी थी। लड़के वाले ईशा के परिवार की क्रिएटिविटी और मेहनत के कायल हो गए। मैंने दुनिया देखी है ईशा, पर ऐसा घर कभी नहीं देखा। तुम सच में जंगल की रानी हो। शादी के जश्न के बीच अचानक एक फटी पुरानी कार जंगल के बाहर आकर रुकती है। ताऊ जी बाहर निकलते हैं, लेकिन अब वो अकर में नहीं बल्कि टूटे हुए दिख रहे हैं। उनके कपड़े मैले हैं। उनके पीछे वही वकील श्रीवास्तव खड़ा है, जो अब महेंद्र पर चिल्ला रहा है। महेंद्र जी, मेरी फीस दीजिए, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि आपने वो सरकारी लोन के पैसे गबन किए हैं। श्रीवास्तव जी, वो बिल्डिंग गिर गई, मेरा सब कुछ डूब गया। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त गया भार में। मैं जा रहा हूं FIR करने। वकील वहां से चला जाता है। महेंद्र हताश होकर जंगल की तरफ देखता है, जहां रोशनी और खुशियां हैं। वो धीरे धीरे वहां पहुंचता है।
अरे देखिए कौन आया है, हमारे जमीन के मालिक ताऊ जी। क्या हुआ, अब पेड़ भी अपने नाम करवाने आए हैं? राघवेंद्र, मुझे माफ कर दे। मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने जिस बिल्डर के साथ मिलकर तुझे निकाला, वो सारा पैसा लेकर भाग गया। मेरा घर, मेरी इज्जत सब नीलाम हो गया। गांव वालों ने भी मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। जिस गांव वालों को तुमने डराकर हमें पानी देने से मना किया था, आज उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। इसे ही कर्म कहते हैं भैया। पापा, इनको यहाँ से जाने को बोलिए। इनकी वजह से हम सड़कों पर आ गए थे। आज मेरी शादी है, मैं नहीं चाहती इनका मनहूस साया यहाँ पड़े। हाँ भाई साहब, आप तो कहते थे हम कीड़े मकोड़े हैं, अब हम हवा में रहते हैं, आपकी पहुंच से बहुत ऊपर। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, बस मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ताऊ जी, हमने घर छोड़ दिया पर इंसानियत नहीं। हम आपको भूखा नहीं मारेंगे, लेकिन अब आप मालिक नहीं हैं। बिल्कुल, यहाँ रहने के नियम है, आपको काम करना पड़ेगा। नीचे गेट पर टिकट काटने का काम, और हाँ, टूरिस्ट के जूते पॉलिश करने की सेवा भी देनी होगी। मंजूर है? मंजूर है बेटी, जो सजा दोगी वो मंजूर है। देखिए उधर टूरिस्ट की लाइन लगी है, जाइए अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। आज से आप इस स्विंगिंग रिसोर्ट के गेट कीपर हैं। वक्त का पहिया घूमा। जिस परिवार के पास सिर छुपाने को छत नहीं थी, आज वो एक अनोखे साम्राज्य के मालिक थे। ताऊ जी अब गेट पर टिकट काटते हैं और आने वालों को सलाम भोगते हैं। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। ईशा अपने पति के साथ अक्सर छुट्टियों में आती है। बहुएं अब स्विंगिंग रिजॉर्ट की मालकिन है। शाम का वक्त, पूरा परिवार एक बड़े से झूले पर बैठा चाय पी रहा है। ठंडी हवा चल रही है और पूरा घर धीरे धीरे झूल रहा है। सच कहते हैं, भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो पूरी छत ही खोल देता है, मतलब पेड़ की डालियां खोल देता है। सब जोर से हंसते हैं। और ये सब मेरी बहुओं के कारण हुआ है। इन्होंने ही इस जंगल को मंगल बनाया है। मुसीबत तो सबकी जिंदगी में आती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। हमने जमीन खोदी तो क्या हुआ, हमने आसमान अपना लिया। और हाँ, मेरा स्किन केयर रूटीन भी यहाँ के फलों से सुधर गया है। #naturalglow। हंसी के ठहाकों के साथ कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और पूरा पेड़ पर झूलता हुआ जगमगाता घर दिखाई देता है। गांव में काफी बारिश हो रही होती है। लोगों के घरों में भी पानी भर रहा था। हे भगवान, इस बारिश के मौसम में हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है? फिर से पानी भर गया। कोई बात नहीं बहू, ये समस्या भी तब तक की ही है जब तक बारिश हो रही है। वही तो ना काका, बारिश 1-2 महीने की तो होती ही है, और 1-2 महीने में हम गांव वालों का हाल बुरा हो जाता है। आप तो देख ही रहे हो कैसे रास्ते में पानी भर गया, हमारे खेतों में भी पानी भर रहा है। हाँ बहू, ये तो है, पर कोई बात नहीं, अब तो हम सब इस बात से काफी परिचित भी है। इसलिए बरसात को ध्यान में रखकर हम बरसात के मौसम के हिसाब से ही अपना काम भी करते हैं। हाँ काका। अच्छा आओ काका, बैठो। लकड़ियाँ तो सब गीली हो गई हैं, पर कल रात की बची हुई दाल रोटी है, मैं दे देती हूँ। इसी तरह बरसात के मौसम में गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मौसम काफी सुहाना होता है। गांव के बीच चौपाल, चारों तरफ लोग इकट्ठा, बच्चे खेल रहे होते हैं, औरतें पानी भर रही हैं। तभी सरकारी अफसर और कुछ कर्मचारी कागज लेकर आते हैं। सुनो गांव वालों, सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ डैम बनेगा। ये पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। सबको घर खाली करना होगा। क्या कह रहे हो साहब? हमारी पूरी जिंदगी यहीं गुजरी है। खेत खलिहान, घर, मंदिर सब यहीं हैं। आप हम सबको बेघर कर दोगे? हम सब कहाँ जाएंगे? समझिए, विकास के लिए ये जरूरी है। जगह खाली करनी ही होगी। आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? ये मिट्टी ही तो हमारी माँ है। देखिए, हमारे गांव के आसपास भी कितनी जमीन है, आप वहाँ कर लीजिए। हमसे हमारा दांव, हमारे घर मत छीनिए। मुआवजे से क्या होगा? पैसा खाकर सिर छिपाने को छत नहीं मिलती। आप लोगों का मुझ पर गुस्सा होना
यह चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा फैसला नहीं बल्कि सरकार का फैसला है। आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, अपने घर खाली कर लीजिए, वरना हमें मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। अफसर वहां से इतना कहकर चले जाते हैं। अब हम सबका क्या होगा? हम सब कहाँ जाएंगे? अरे हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं। हमारा यहाँ घर है, खेत है, बच्चे यहीं पले बड़े हैं, और अचानक से सरकार हमें हमारे ही घर से बेघर कैसे कर सकती है? सरकार के आगे तो कभी किसी की चली ही नहीं है जो हमारी चलेगी। हम सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे हम कहीं भी क्यों जाएंगे? ये जमीन हमारी है, हम यहाँ रहते हैं और यहीं रहेंगे। हम भी देखते हैं कि कोई भी हमें यहाँ से कैसे भगा सकता है। हम यहाँ डट कर खड़े रहेंगे, आने दो किसी को भी, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। गांव वाले अपना गांव छोड़ने को राजी नहीं थे। कोई कहीं नहीं जाता है। 2 दिन बाद गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे अपनी किताबें समेट रहे हैं, आदमी बचे खुचे सामान को गाड़ियों में भर रहे हैं। हमें मत भगाओ यहाँ से, देखो बच्चों का हाल कैसे रो रहे हैं। ताका जी, हमने आप सबको पहले ही समझाया था। मानते हैं कि आप सबका घर उजड़ गया, गांव छूट गया, लेकिन यह भी तो समझो कि देश की प्रगति के लिए ये जरूरी है। माँ, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग? देखो हमारी छत पूरी टूट गई, हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा माँ? बेटा, अब हमें नया घर बनाना होगा, शायद जंगल में। देश की प्रगति में ये हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। माफ करना, पर हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। आप सब कहीं और आराम से रह सकते हो। हमें नहीं चाहिए कोई मुआवजा, हमें अपना घर गांव चाहिए था, जो कि आप लोगों ने तोड़ दिया। अब हमारे आगे पैसों की धौंस दिखा रहे हो। रख लो अपने पैसे। हाँ, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिसने हमसे हमारा घर ही छीन लिया हो। सबके चेहरे पर डर और असमंजस। गांव वाले बिना मुआवजे के पैसे लिए ही वहां से चल देते हैं। अगली सुबह बहुएं लकड़ी और पत्ते लेने जंगल की तरफ निकलती हैं। उनके साथ कुछ बच्चे भी जाते हैं। जंगल घना है, चिड़ियों की आवाजें गूंज रही होती हैं। सुनीता, घर उजड़ गया, अब तो लगता है आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा। हमारा गांव कितना खुशहाल था, लेकिन एक पल में ही हमारा सब कुछ छिन गया। हिम्मत रखो रीमा, शायद जंगल हमें रास्ता दिखा दे। अभी तो फिलहाल यहाँ से लकड़ियाँ और सूखे पत्ते ही लेकर चलते हैं। सब भूखे होंगे, सुबह का सब खाना खा लें, फिर आगे का देखते हैं कैसे और क्या करना है। हाँ, वो कहते हैं ना, खाली पेट भजन भी नहीं होता। और अब तो वैसे भी हमारे मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। अब हम सबको कमज़ोर नहीं पड़ना है। ये देखो, यहाँ इस पेड़ पर कुछ फल भी हैं। फल भी तोड़ ले रही हूँ, काम आएंगे। चलते चलते वे कुछ मोटे पेड़ों तक पहुँचती हैं। वहाँ ऊपर शाखों पर पत्तों और लकड़ी की बनी झोपड़ियाँ दिखती हैं। अरे ये देखो, पेड़ों पर घर, इनकी शाखों पर कैसे झोंपड़ी बना रखी है। यहाँ तो आराम से रह सकते हैं। जैसे कोई पक्षी घोंसला बनाता है, वैसे इंसानों ने भी बना लिया। लेकिन यहाँ पर कौन रहता होगा? कौन क्या? अरे पहले जंगल में भी तो लोग रहते थे ना, तो उन्होंने ही बनाया होगा। कितने मजबूत भी लग रहे हैं ना देखने में। जब इन शाखों पर इतने घर बन सकते हैं, यहाँ लोग रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? वैसे भी हम तो बेघर हो ही गए हैं। हमारे पास ना घर है ना कोई ठिकाना, हम बस यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये जंगल कितना बड़ा है, अगर हम भी ऐसे ही अपना गांव यहाँ बसा लें तो कितना सही रहेगा ना? अरे ये सही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। हमारे लिए घर क्या है वो हम ही जानते हैं। अब अगर हम इसी जंगल में अपना घर बसा लें, तब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तभी ऊपर से एक औरत आवाज देती है। कौन हो तुम लोग? हम गांव से आए हैं, बेघर हो गए, ठिकाना नहीं है हमारे पास, हमें आपकी मदद चाहिए। जंगल वाली औरत सीढ़ी जैसी लकड़ी नीचे डालती है और नीचे आती है। कैसी मदद चाहिए? हमें आपसे सीखना है कि ये घर कैसे बनाते हैं। ऊपर आओ। बहुएं ऊपर चढ़ती हैं। चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। बीच में चूल्हा जल रहा है। बच्चे खेल रहे होते हैं। वाह, यहाँ तो जैसे कोई और ही दुनिया है।
ये बस्ती है हमारी, बरसों से यहाँ रह रहे हैं। बारिश हो या बाढ़, नीचे का पानी हमें छू नहीं पाता। बाकी सब गांव वाले जंगल पहुंचते हैं। बहुएं उन्हें सब बताती है, जिसके बाद सब मिलकर शाखों पर झोपड़ियां बनाने लगते हैं। औरतें पत्ते और बांस लाती हैं, आदमी लकड़ियों को बांधकर ढांचा बनाते हैं, बच्चे उत्साह से मदद कर रहे होते हैं। देखो, हम सब मिलकर नया गांव बना रहे हैं, ये शाखों वाला गांव। अब हमें डर नहीं रहेगा कि बाढ़ से घर डूब जाएगा या कोई भी हमारा घर तोड़ सकता है। माँ, अब हम पेड़ पर खेलेंगे और सोएंगे भी। धीरे धीरे झोपड़ियां तैयार हो जाती हैं। कुछ लोग ढोलक बजाते हैं, बच्चे गाते हैं। अचानक बारिश शुरू होती है। गांव वाले भागते हुए अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। नीचे पानी भरता है, लेकिन ऊपर शाखों पर बने घर सुरक्षित हैं। सब चैन की सांस लेते हैं। गांव में तो बारिश होते ही दीवारें गिर जाती थी, यहाँ तो सब सुरक्षित है। हाँ, लगता है हमें नया जीवन मिल गया। ऐसे ही अब धीरे धीरे जंगल में मोटे शाखों पर अब अपना रहन सहन भी वहीं की तरह करने लगते हैं। पल में दुख से पल में खुशियां आ जाती हैं। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वहां फिल्म बनाने के लिए कुछ लोग आते हैं। ओह वाह, हमें यही तो चाहिए अपनी मूवी के लिए। कितनी अच्छी जगह है, ये परफेक्ट है। हम अपनी पूरी मूवी यहीं बनाएंगे और यहाँ पर रह रहे लोगों का जीवन भी अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ सर, हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार ये जगह बेस्ट है। सब लोग अपनी फिल्म की तैयारी में लग जाते हैं। तभी गांव वाले, जो अब जंगल वाले बन चुके थे, उनके पास जाते हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा जंगल है, हम यहाँ रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक फिल्म बना रहा हूँ, यहाँ की जीवन शैली पर। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? पर हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं और इससे हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये जो फिल्म है वो आप लोगों के ऊपर ही बनाई जाएगी। आप लोगों के कठिन परिश्रम, रहन सहन हम सब दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को और भी लोग जान सकें। इसका मतलब हमें भी लोग देखेंगे? जी बिल्कुल। संजय की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और जैसा जैसा संजय कहता है वैसे करते हैं। साथ ही सब अपनी कहानी भी बताते हैं, जो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। आप सबकी मेहनत की वजह से हमारी फिल्म हिट हुई और ये आप लोगों का चेक है। तभी वहाँ सरकारी अफसर भी आता है। आपने हमारा गांव तो तोड़ दिया, पर अब हम अपने जंगल को कुछ नहीं होने देंगे। इसके लिए भले ही हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। नहीं नहीं, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने आया, बल्कि मैं तो आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी वजह से ये सब हुआ। मूवी में आप लोगों का संघर्ष, परेशानी सब दिखा है, इसलिए सरकार ने आपको मुआवजे के रूप में ये जंगल दे दिया। अब ये कानूनी रूप से आपका है। साथ ही अगर आप यहाँ कोई व्यापार करना चाहें तो उसमें भी सरकार आपकी मदद करेगी। क्या इसका मतलब हम अपना रोजगार भी यहीं से शुरू कर सकते हैं? जी हाँ। अगर हमें गांव से ना निकाला जाता तो ये सब कभी नहीं होता। कभी कभी दुख ही नया रास्ता दिखाता है। मोटी शाखों पर बसा नया गांव, बीच में लोग नाच रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी सब परेशानी दूर हो जाती है। कभी उजड़ना भी बसने की शुरुआत होता है। ये गांव वालों ने साबित कर दिया।